जय हिंद एवरीवन। वेलकम अगेन। हमने 10 दिन की छुट्टियां ली। अभी आज से फिर से हमारा ये सेशन स्टार्ट होता है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये चल रहा है कि सर ये कब तक चलेगा। देखो, किसी के पास कुछ भी आइडिया नहीं बेटा। तो ये एक सीखने का साधन हमने बनाया है जिसमें आप लोग क्लास भी कर सको और स्कूल भी कर सको। ठीक है। जिसको कुछ डाउट्स है रहते हैं सिखाने के बाद, तो आप प्लीज़ कॉल कीजिए, ताकि अगर आपके डाउट्स तभी नहीं सॉल्व होंगे तो फिर बाद में अगर आप लोग रिवीजन करते हो तब आपको तकलीफ होती है, क्योंकि रिवीजन में थोड़ा सा फास्ट टीचिंग होता है। ठीक है। हम तो आपको मैंने पहले ही बोल के रखा है कि सारे चैप्टर्स हम रेगुलर क्लास जब हम फेस टू फेस सामने आएंगे तब ये सारे चैप्टर्स आपके रिवाइज होंगे। आपको जो जो टॉपिक्स में डिफ़िकल्टीज है वो भी आपको एक बार सॉल्व करके बताया जाएगा। तो होप हम यही चाहते हैं कि जुलाई या फिर अगस्त में अगर ओपन हो जाता है तो तब से ही हम जितना सिलेबस है ख़त्म करेंगे और उसको रिवाइज करेंगे फिर से पूरा। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। सो आप सभी लोग जुड़े रहिए और वीडियोस मिस मत कीजिए, क्योंकि थोड़ा डिटेल्स टीचिंग होता है रिलैक्स मोड में, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है। तो अभी जाते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो ज्योमेट्री यानी कि मैथ्स पार्ट सेकेंड का चैप्टर है, पाइथागोरस थ्योरम। ये 2 नंबर का चैप्टर है। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर में आपको सिर्फ बेसिकली आपको सिर्फ 3 थ्योरम देखने हैं। एक है ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, एक है सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल्स, और एक है पाइथागोरस थ्योरम। अब ये इनका सबका यूज़ करके एक फोर्थ थ्योरम आएगा जिसको हम अपोलिनेस थ्योरम कहेंगे। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। फिर हमने सेवेंथ में पहले ये पढ़ा था कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई करते हैं। बट हम इस साल क्या सीखेंगे फिर नया? इस साल हम ये सीखेंगे कि वेदर इट इज़ पॉसिबल टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन अनदर टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। बाकी टाइप के ट्रायंगल्स में एप्लीकेबल है क्या? जैसे एक्यूट एंगल है ट्रायंगल है, जैसे ऑप्टिज एंगल ट्रायंगल है। ठीक है। तो वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हमने तो सिर्फ कितना पढ़ा है कि राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है, बट इसका यूज़ हम एक्यूट में कैसे करेंगे, ऑप्टिज एंगल ट्रायंगल में कैसे करेंगे, वो भी हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सेवेंथ में आपने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम। चैप्टर का नाम है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। और ये पाइथागोरस थ्योरम आपने सेवेंथ में पढ़ा था। आपने सेवेंथ में पढ़ा था कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का मीनिंग क्या होता है? जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो 90 डिग्री हम कैसे दिखाते हैं? ये फुट से दिखाते हैं, परपेंडिकुलर फुट से। ठीक है। सो ये हो गया आपका ए बी सी। एक ट्रायंगल है, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री। और कभी कभी यही सेंटेंस आप ऐसे भी लिख सकते हो, ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये भी लिखा तो इसका मीनिंग यही है, राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स उसमें का एक एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है। अगर ऐसा है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या स्टेट करता है जो 90 डिग्री का? अभी मैं थोड़ा सा इसको रफ कर लेता हूँ। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या स्टेट करता है? जो 90 डिग्री का एंगल है इस ट्रायंगल में, उसके सामने वाली जो साइड है, एक बात याद रखना, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड, वो सबसे बिगेस्ट साइड होती है उस ट्रायंगल की। सबसे बिगेस्ट साइड होती है उस ट्रायंगल की। इट मीन्स ए सी जो है वो बिगेस्ट साइड है, और जो 90 डिग्री के सामने है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? हाइपोटेनियस कहा जाता है। ये तो आपको बेसिक पता है, बट मैं तभी भी रिवाइज करवा के दे रहा हूँ। इट इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम ये स्टेट करता है कि दी इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये किसके बराबर आता है? इज इक्वल्स टू द सम, एडिशन, किसका एडिशन? स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड। इट मीन्स अगर ए सी हाइपोटेनियस है और इसका मैं अगर स्क्वायर करता हूँ तो ये किसके बराबर आएगा? कि जो रिमेनिंग साइड है मीन्स ए बी और बी सी, इनका क्या करो? सम। बट किनका सम? स्क्वायर का सम, इनके स्क्वायर का सम। मीन्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपने इस पे बेस बहुत सारे एग्जांपल्स आपने सॉल्व किए होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लूँ कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है, तो ये 3 है बराबर है, ए सी ए बी बी सी। तो इसमें से किसकी भी वैल्यू दे देंगे, आपको पूछ लेंगे ए सी की वैल्यू, इसमें से इसकी वैल्यू निकाल दी, इसकी वैल्यू दे देंगे, इसकी वैल्यू पूछ लेंगे। तो इस तरह से आपके आपके सेवेंथ के एग्जाम्पल्स थे जो एक उस तरह के स्टूडेंट के लेवल के लिए ईजी थे। आपको अभी इजी लगते होंगे, उनके लेवल के लिए वो डिफिकल्टी है। ठीक है। बट अभी आपको वो ईजी लग रहे हैं।
अब इसके आगे आपको क्या पढ़ना है, ये थ्योरम तो आपको पता है बट ये रिवाइज करना है इसी चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर का नेम है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसका हम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके सारी चीजें करनी है। अभी अब ये काम हो गया, पाइथागोरस थ्योरम हमने रिवाइज कर लिया कि क्या है पाइथागोरस थ्योरम। अभी पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई होता है तो एक ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। ट्रायंगल की कितनी साइड होती है, 3 साइड होती है। कितनी साइड होती है, 3। इट मीन्स ये तीनों साइड का मेजरमेंट जो है, समझ लो इसका मेजरमेंट है 3, इसका मेजरमेंट है 4। ठीक है, ये उल्टा लिख लेता हूँ मैं क्योंकि छोटी बड़ी दिख रही है ना, 3 4 5 ऐसे मेजरमेंट्स है। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और उनमें तीनों साइड का मेजरमेंट मुझे पता है, तो वो तीनों साइड के मेजरमेंट में ऐसे लिख दूंगा 4 3 5। ठीक है, तो ये जो तीनों नंबर है ये ट्रिपलेट हो गए। और अगर मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, ठीक है, और ये तीनों जो साइड है ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। अब आप बोलोगे सर राइट एंगल ट्रायंगल की साइड कैसी है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। अब आप सबको पता है कि बिगेस्ट साइड जो होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूस। मीन्स 5 क्या हो गई आपकी, हाइपोटेन्यूस हो गई। तो 5 का स्क्वायर कीजिए, कितना बनेगा भाई, 25, बराबर है। और रिमेनिंग साइड का स्क्वायर मीन्स ए बी का स्क्वायर, समझ लो इसको ए बी कंसिडर कर लो, इसको बी सी कंसिडर कर लो, आप कुछ भी कर सकते हो। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड, इसका स्क्वायर किया 16, इसका स्क्वायर किया 9, कितना बन रहा है भाई, 25 बन रहा है। किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो देखो अगर 25 आ रहा है, इट मीन्स ये ऐसे साइड है जो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। तो कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 नंबर है इनको ट्रिपलेट कहा जाएगा, बट इनको पाइथागोरियन ट्रिपलेट कब कहा जाएगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। मींस बिगर नंबर का स्क्वायर अगर इक्वल हो, किसके इक्वल में, जो रिमेनिंग 2 नंबर उनका स्क्वायर करके सम करके जो आंसर आएगा, स्क्वायर करके सम करके जो आंसर आएगा, अगर ये दोनों सेम आ जाते तो इसको अपन क्या बोलेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये ट्रिपलेट है बट पाइथागोरियन ट्रिपलेट कब बोलेंगे, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, यहां तक आपको समझा होगा, ऐसे मैं कंसिडर करता हूं। तो कुछ एग्जांपल्स इसके हैं जो हमारे प्रैक्टिस सेट में है, तो वो एग्जांपल्स हम देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कुछ एग्जांपल्स है दैट वी विल सी। ओके, इसमें आपको कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिए हैं और कुछ नहीं है। मीन्स सिर्फ ट्रिपलेट आपको दिए गए और पूछा गया है कि गिवन ट्रिपलेट्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है, ये आपको पूछा गया है। तो मैं पहला एग्जांपल लिख रहा हूँ 3 4 5। 3 4 5। अब आपको क्या करना है, पहले क्या होता है कंपैरिजन कि कौन सी साइड बड़ी है। तो मैं लिख लूंगा बड़ा नंबर, उसके बाद उससे छोटा और उसके बाद उससे छोटा। बड़ा नंबर की तरफ ये मुंह कर दूंगा, इसका मुंह। अब ये 5 बड़ा है तो देयरफॉर हम क्या करेंगे, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 25। को मैं क्या कंसिडर करूंगा, फर्स्ट बिगर नंबर का स्क्वायर ले लिया। देन अगेन 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डायरेक्ट लिखना है। यहाँ पे आपको कोई सेंटेंस ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो लास्ट में ऐड करेंगे हम। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 25। ये क्या आ गया, सेकेंड। सो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड से आप क्या लिख पाओगे, 5 का जो स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आ रहा है। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग क्या हो गया, कौन बताएगा मुझे। इसका मीनिंग ये हो गया दैट इज स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर is equal to sum of square of remaining numbers. ओके, ये ऐसी कंडीशन आ गई है, इसलिए ये सेंटेंस आपको लिखना ही पड़ेगा। आप बोलोगे सर लिखना है क्या, लिखना ही पड़ेगा भाई ये सेंटेंस। हाँ, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरियन ट्रिपलेट का सेंटेंस है। देयरफॉर 3 4 5 इज पाइथागोरियन, देखो गोरियन, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, कोई प्रॉब्लम है इसमें, आगे जाते हैं फिर। जो हमारा सेकंड एग्जांपल है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, उसमें और एक ट्रिपलेट दिया गया है। ट्रिपलेट दिया गया है 4 9 12। अब कंपैरिजन कर लेंगे कि 12 बड़ा है उससे थोड़ा सा छोटा, नहीं उससे थोड़ा सा 4 है, ऐसे लिख लिया। अभी इसमें बिगेस्ट नंबर लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 12 है। अगर लार्जेस्ट नंबर 12 है तो अपन क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। इसको क्या करेंगे, फर्स्ट कंसिडर करेंगे। फिर रिमेनिंग नंबर 9 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, इनका एडिशन कितना आएगा 97। इसको कर लिया सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड हमने देखा कि ये 97 है, ये 144 इक्वल है क्या, ये नहीं है। इसमें इट मीन्स 12 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज नॉट इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग नंबर्स, is not equals to the sum of square of remaining number. It means
4 9 12 इज नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बस इतना ही लिखना है आपको। होप आपको ये समझ में आ रहा हो। आगे के एग्जांपल्स देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो ये एक थर्ड नंबर एग्जांपल है जिसमें 5 12 13 ये 3 नंबर्स दिए हैं, ये ट्रिपलेट दिया हुआ है। इसमें ट्रिपलेट में हम पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या कंपेयर करेंगे कि वेदर विच नंबर इज लार्जेस्ट। सो 13 इज लार्जर देन 12, 12 इज लार्जर देन 5। ओके, सो हियर वी विल टेक अ स्क्वायर ऑफ 13। 13 का स्क्वायर कितना आएगा, 116। इसको अपन क्या कंसिडर करेंगे, फर्स्ट कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे ये जो दो नंबर है इनके रिमेनिंग, इनका स्क्वायर करेंगे 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। एज पर डेफिनेशन हम जा रहे हैं। तो 12 का स्क्वायर है 144, 5 का स्क्वायर है 25। इनको अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है, 169। अगर आप देखोगे फर्स्ट और सेकंड तो क्या मिल रहा है मेरे को, 169 169। इट मीन्स 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अगर ये इक्वल आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग नंबर। देयरफॉर 5 12 13 इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके, फोर्थ नंबर एग्जांपल में 24 70 74। 74 इज लार्जर देन 70 इज लार्जर देन 24। अब 74 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो मैंने कैलकुलेट किया है, 74 मल्टीप्लाई बाय 74 करके इसको कैलकुलेट करना है। कितना आएगा, 5476। इसको मैंने फर्स्ट कंसिडर किया। रिमेनिंग नंबर है 70 और 24, तो 70 का स्क्वायर करूंगा प्लस 24 का स्क्वायर करूंगा। 7 का स्क्वायर होता है 49। ये एक जीरो के बदले में 2 जीरो लिखूंगा मैं। ठीक है, इसको भी लिखने की टेक्निक मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। अगर किसी नंबर के पीछे जीरो होता है, 20 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और जीरो के 2 जीरो लगा दो। 30 है, 3 का स्क्वायर 9, तो जीरो के 2 जीरो लगाऊं। 2 जीरो होंगे तो 4 जीरो होंगे, 3 जीरो होंगे तो 6 जीरो होंगे। ठीक है, ये स्क्वायर के लिए, क्यूब के लिए अलग मेथड है। ठीक है, तो आगे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 74 का जो स्क्वायर है वही इनका स्क्वायर का सम आता है। तो ये इक्वल है तो क्या होगा, लार्जेस्ट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग नंबर्स। तो ये तीनों जो ट्रिपलेट है 24 70 एंड 74, ये क्या हो गए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गए। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है कभी कभी एग्जाम में, देखो बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि राइट 4 पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब आपको तो पता नहीं है तो क्या लिखेंगे, तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, ये ट्रिक के हिसाब से आप लोग इजीली पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लिख सकते हो। तो कैसे लिखेंगे थोड़ा समझ लेते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखने की ट्रिक्स। अब आप बोलोगे सर 2 एग्जांपल बाकी क्वेश्चन नंबर 1 के होमवर्क है करने। ठीक है, तो कैसे लिखना है ये एक बात बता देता हूँ मैं। देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो बहुत सारे हैं, बट मैं कुछ मेथड्स बताऊंगा। वो मेथड में जितने नंबर्स आएंगे वो सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, और उसके छोड़ के भी बहुत सारे आ सकते हैं, बट इतने आएंगे अगर आपको पूछा जाएगा। तो क्या करना है, ये 3 लिख लो, 4 लिख लो, 5 लिख लो। ठीक है, अब मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। कितने से मल्टीप्लाई किया भाई, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन रहा है। अब मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, मीन्स ये तीनों नंबर्स को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। अब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर आप 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। अगर आप ये नंबर देखोगे तो ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 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 ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। आप 6 से मल्टीप्लाई करो, 7 से मल्टीप्लाई करो, 1000 से मल्टीप्लाई करो, 1 लाख से मल्टीप्लाई करो, ये तीनों नंबर्स की सीक्वेंस में गलती नहीं होना चाहिए। अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, सबको 2 से मल्टीप्लाई करो, जो ट्रिपलेट बनेगा दैट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर ये तीनों नंबर्स को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो, जो नंबर बनेंगे दैट इज ऑल्सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आप ये तीनों नंबर्स को 45 से मल्टीप्लाई करते हो, करो, जो नंबर्स मिलेंगे तीनों दे आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है जो एग्जाम में आपको काम आ सकती है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर 3 4 5 ही लेने, दूसरे नंबर नहीं लेने, क्या? मुझे दूसरे नहीं पता बेटा, अगर आपको मिलते होंगे तो प्लीज़ मैसेज में। तो मुझे ये तीनों पता है, तीनों से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो आप बहुत सारे ट्रिपलेट्स, लाखों करोड़ ट्रिपलेट्स आप लिख सकते हो। होप यू अंडरस्टूड। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। ओके, बात करेंगे 30 60 90 थ्योरम। ये थ्योरम आप लोग 9th में पढ़ चुके हो सर, ये अभी फिर क्यों हेडेक आ रहा है, हमने तो 9th में पढ़ लिया, इसके एग्जाम भी दे दिए, इसके एग्जाम्पल्स भी कर लिए। करना पड़ेगा बेटा, इस साल भी ये पूछे जाएंगे। बट देखो 9th में इसको वेटेज मिल गया है, तो अभी तक तो इस पे क्वेश्चंस नहीं आए मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। ठीक है, बट
एज अ स्टडी आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका एक छोटा सा मैंने शॉर्ट बनाया है जो आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? अगर कोई ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल? वो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें एक एंगल 30 डिग्री का है, समझ लीजिए सी 30 डिग्री का एंगल है और ए जो है वो 60 डिग्री का एंगल है, तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी भाई? ए बी है। जो ए बी होगी वो हाइपोटेनियस की हाफ होती है। अभी हाफ का मीनिंग क्या? अगर हाइपोटेनियस 8 होगी तो ए बी कितना होगा बेटा? 4 होगा। 4 कितना होगा? 4 होगा ए पे, ए बी, ठीक है। अभी बात हो गई इसकी। अभी बात करते हैं 60 के अपोजिट वाले। देखो 60 जो है ए वर्टेक्स का 60 है। अब ए अगर मैं इसी ट्रायंगल में से गायब करता हूं क्या बचता है? एबीसी ट्रायंगल है भाई, और ए एंगल के बात करेंगे तो अगर ए एंगल गायब करता हूं तो कौन सी साइड बचती? बीसी, मींस ए की ऑपोजिट साइड क्या आ जाएगी? बीसी। ये भी एक ट्रिक है। अगर मैं बोलूंगा कि पी क्यू आर एक ट्रायंगल है और पी के सामने वाला एंगल, पी के सामने वाली साइड क्या है, तो पी को ऐड कर दो, क्यू आर बच गए। मैंने पूछा आर के सामने वाले कौन सी है? पी क्यू। क्यू के सामने वाले कौन सी? क्यू का ऐड करो पी आर। तो ये टेक्निक है याद करने की। तो ए एंगल के सामने, ए एंगल कितना है? 60। 60 के सामने वाली साइड क्या कौन सी? बीसी। बीसी जो होती है 30 60 90 थ्योरम के हिसाब से बीसी जो होता है वो √3/2 ऑफ एसी होता है। इट मींस अगर एसी की वैल्यू में 8 डालता हूं तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्या बनेगा? 4√3। करके देखो 4 का स्क्वायर कितना आता है भाई? 16 प्लस 4 का स्क्वायर है 16, 3 का और 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर है 3। करो 16 प्लस ये कितना आएगा? 16 3 जा, अरे बोलो जल्दी से। करेक्ट है, ओके। करो एडिशन, कितना आएगा? 64 आ रहा है क्या 8 का स्क्वायर? तो ये आपको चेक करना है बेटा। ये मैं डीप में नहीं जाता, बट आपको क्लियर होना चाहिए कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस। ये होगी इसकी बात 30 60 90 की। इसको मैं रफ कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना रहे। अब रही बात इसकी 45 45 90। एक बात याद रखना है, अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल कॉन्ग्रेंट है, दो एंगल अगर कॉन्ग्रेंट है 45 45, तो उसकी ऑपोजिट साइड ऑब्वियसली कॉन्ग्रेंट होंगी। अगर 45 के सामने वाली ऑपोजिट साइड क्या है? बीसी, और ये 45 के सामने वाली साइड क्या है? ए बी। तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? हमने एक थ्योरम पढ़ा था आइसोसेलियस ट्रायंगल थ्योरम, उसमें हमने पढ़ा था कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलियस ट्रायंगल थ्योरम। अगर दो एंगल कॉन्ग्रेंट है तो उसकी ऑपोजिट साइड ऑब्वियसली क्या होती है? कॉन्ग्रेंट होती है। तो ए बी इक्वल टू क्या होगा? बी सी। मीन्स ए बी का जितना मेजरमेंट है उतना मेजरमेंट बी सी का होता है। अब 45 45 90 याद रखो। 45 45 90 मीन्स इन राइट एंगल ट्रायंगल इफ टू एंगल्स आर 45 डिग्री, देन वो जो साइड होंगे उसके ऑपोजिट साइड वो कितने होंगे? 1/√2 ऑफ ए सी। अब आप बोलोगे ए सी का मेजरमेंट अगर मैंने ले लिया भाई √2, एसी का मेजरमेंट अगर √2 लिया तो इनका मेजरमेंट क्या आएगा? √2 मल्टीप्लाई बाई एसी का मेजरमेंट √2 गेट कैंसिल। कितना आएगा दोनों का मेजरमेंट? 1 1 आ जाता है। तो ये हमने स्टडी किया है, मैं इसके डीप में नहीं जाता हूँ, ठीक है। सो इसका यूज़ करके दो एग्जाम्पल्स है वो देखेंगे। देखो यहाँ बात जंबल नहीं करना है। प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इस पे बेस है, तो वो ले लेते हैं। अब हमारे कौन से क्वेश्चन छूट गए? 2 और 3। तो वो कब करेंगे? जब वो थ्योरम आएगा तब, ठीक है। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम दिस थ्योरम्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 एक ट्रायंगल दिया गया है, दिख रहा है आपको, और यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल, एक 30 डिग्री एंगल है, तो ये कितना होगा? हाँ, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। अगर ये 90 है, ये 30, तो ऑब्वियसली कितना आना चाहिए? 60 आना चाहिए। ओके, ये तो हमने लिख लिया। ये आइडिया आ गया आप लोगों को कि 30 60 90 का थ्योरम है यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने साइड पूछ ली है और एंगल दिए तो 30 60 90 लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी साइड पूछी है? आर पी, मीन्स इसका भी मेजरमेंट मुझे निकालना है, और पी एस मीन्स इसका भी निकालना है। अब यहाँ पे पहले अपन डिसाइड करेंगे कि हाइपोटेनस कौन सी। हाइपोटेनस पे सारा बेस है ना, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनस। एस अगर 90 डिग्री है, ट्रायंगल पी एस के सामने वाली साइड कौन सी है? पी आर। दिख रहे हैं आपको? यह हाइपोटेनियस है। सो अपन सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन इन ट्रायंगल पी एस आर एंगल एस इज 90 डिग्री। ओके, एस आर इज 6 यूनिट दिया हुआ है। मेजरमेंट सॉरी यूनिट नहीं दिया तो यूनिट लिखना है, 6 यूनिट। ओके, देयरफॉर एंड एंगल P is 30 डिग्री, देयरफॉर एंगल R is 60 डिग्री। क्यों आया? लिखो, प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। उसके हिसाब से ये हमने किया। इधर आपको ब्रैकेट में वो लिखना है,
प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, उसके हिसाब से ये कर लिया आपने, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। अभी ये बन गया देयरफॉर बाय 30, 60, 90 डिग्री 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 थ्योरम, डिग्री लगाना मत भूलना, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम। क्या लिखोगे आप लोग, जो 30 डिग्री के सामने वाली साइड है क्या है, एस आर, वो क्या होती है, हाफ ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है भाई, आपका पी आर, बराबर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री हाफ ऑफ पी आर। पी आर हाइपोटेनस है, 30 डिग्री के सामने वाली साइड है एस आर, एस आर जो होगी वो पी आर की हाफ होगी। तो अभी जो जो वैल्यूज है पुट करो, एस आर की वैल्यू है क्या मेरे पास है, देखो कितना है 6 सेंटीमीटर, डाल दिया 6 इज इक्वल टू हाफ इंटू पी आर। अब ये 1/2 है, अपॉन 2 इधर आएगा था, ऊपर 2 हो जाएगा, मीन्स ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/1 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू पी आर। ये 1/2, ये 2/1 होगा, 2/1 का मीनिंग होता है 2, तो 2 6 कितना होगा 12, पी आर कितना मिला भाई मुझे 12, देयरफॉर पी आर इक्वल्स टू 12 यूनिट। यस, पी आर की वैल्यू कितनी मिली 12। अब रही बात पी एस की, पी एस किसके ऑपोजिट में है, कितने डिग्री के ऑपोजिट में, देखो 60 डिग्री के ऑपोजिट में, तो हम क्या लिखेंगे, यस यहाँ पे आपके लिखोगे बाय 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम, यहाँ पे वही लिखोगे बाय 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम। क्या लिखोगे कि ये जो साइड है 60 के सामने वाली साइड कौन सी, पी एस, पी एस क्या होती है, √3/2 ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे पी आर है, ठीक है। अब वो वैल्यूज हमको डालनी है, पी आर की वैल्यू कितनी है 12 है, तो पुट करेंगे, मैं ये रफ कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे पूरा काम खत्म होगा इसका। सो पी एस इज इक्वल टू √3/2 मल्टीप्लाई पी आर की वैल्यू कितनी 12, तो ये 2 इधर डिवाइड करो, 2 1 2, 2 6 जा, पी एस इक्वल टू कितना है 6√3 यूनिट। हो गया ना भाई, पी आर और आर पी की वैल्यू मिल गई। ओके, कोई डाउट है, चलो फिर आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखोगे तो एक ट्रायंगल दिया गया है बस, और डायरेक्टली एक्टिविटी दे दी है। अगर आप ट्रायंगल ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ट्रायंगल में एक 90 डिग्री का एंगल है, और ये दोनों जो साइड है ये कॉन्ग्रेंट है। अगर दोनों साइड कॉन्ग्रेंट हो गई तो उसके अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो ऑब्वियसली दोनों एंगल कितने आएंगे, 45 डिग्री और 45 डिग्री के आ जाएंगे। बट ये दोनों साइड कब इक्वल होते हैं बेटा, कब इक्वल आएंगे दोनों साइड, जब वो साइड ऑपोजिट टू कॉन्ग्रेंट एंगल होंगे, कॉन्ग्रेंट एंगल के ऑपोजिट वाले ही साइड कॉन्ग्रेंट होती है, मीन्स ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट होंगे तभी तो वो साइड क्या है, इक्वल है। वहां पे गिवन बिवन कुछ नहीं दिया है, ठीक है, वो जो एक क्वेश्चन है उसमें गिवन नहीं है, ऐसे ही दिया है। अगर ऐसे दे दिए कोई ट्रायंगल में तो आप डायरेक्टली बोल दो अगर दो साइड इक्वल दिख रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके ऑपोजिट वाले एंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। तो अपन क्या लिखेंगे, ये जो दोनों साइड इक्वल है तो ये साइड ऑपोजिट है, किसके ऑपोजिट में, कॉन्ग्रेंट एंगल के ऑपोजिट में, इसलिए वो कॉन्ग्रेंट है, इक्वल है। अब यहाँ पे एंगल बी ए सी, अब एंगल बी ए सी, अगर दोनों एंगल ये कॉन्ग्रेंट है, ये 45 है, तो अगर आप सॉल्व करोगे इसको तो ये 45 आता है। अभी मैंने जैसे एक्सप्लेन किया, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है कोई भी, और उसमें एक 90 डिग्री का आ जाएगा, और रिमेनिंग दो एंगल अगर कॉन्ग्रेंट बोलता है कोई कि राइट एंगल ट्रायंगल में दो एंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनका मेजरमेंट कितना होगा, तो सिंपली डायरेक्टली बोलना है कि वो 45 आएंगे, क्योंकि सम ये 45 कितना हो जाएगा 90, और ये कितना आता है 90, कितना होगा सम बाय टोटल 180। ये लॉजिक रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक तो 90 डिग्री होता है, उसकी बात छोड़ दो, बचे दो, अगर वो दोनों कॉन्ग्रेंट है तो 45 ही आने, दूसरा कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। तो एंगल बी ए सी अगर ये 90 है बी, तो हमें ए एंगल का मेजरमेंट चाहिए, ए एंगल का मेजरमेंट कितना है 45 डिग्री। अगर वो 45 डिग्री तो यहाँ पे कौन सा थ्योरम अप्लाई हो जाएगा, 45 90 थ्योरम अप्लाई होगा, ये आइडिया गया आपको। तो ए बी बी सी 45 के सामने वाली साइड है, वो क्या होती है ए सी का 1/√2 होती है, 1/√2 ऑफ ए सी। अभी हमने जस्ट थ्योरम देखा। अब ये मैंने ए सी की वैल्यू कितनी दी, √8, देखो यहाँ पे ए सी की वैल्यू लिख दी √8, एक्टिविटी है, और यहाँ पे 1/√2 एज इट इज आएगा। अब ये जो √8 है, ये जो √8 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो √8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 2 लिख सकता हूँ कि नहीं, बट ये 4 का मैं स्क्वायर रूट निकाल सकता हूँ, 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 2, बच गया क्या अंदर 2, तो मैं 8 को उन्होंने ऐसे लिखा है, तो ये लिख सकते हैं। वहां पे ये कैसे आ गया सर, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर, ऐसे नहीं बेटा, √8 को 2√2 लिखा जा सकता है, और ये तो एज इट इज आ जाएगा 1/√2। और यहाँ पे √2 क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्या बच गया 2 1 जा 2, कितना मेजरमेंट आया ए सी और बी सी का 2, हो गई आपकी एक्टिविटी कंप्लीट। तो
तो ये एक्टिविटी आपको करके रखना है, ऐसी एक्टिविटीज़ एग्जाम में आ सकती है। आगे जाते हैं। तो आपको इतना आज तक का स्टडी करना है, बाकी हम कल देखेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, कनेक्टेड रहिए। ओके।